स्वागत है आपका दमित्ला में और मैं वो अमन मौजूद हूँ मैं जंतर मंतर पे एसएससी जीडी वाले का प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसा कि आपने जानता मैंने पहले भी कवर किया है, ये 1 सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है जैसे एसएससी जीडी वालों का। 2018 के मेरिट लिस्ट में थे, ये मेडिकल फिट थे और ये 1 सालों से इन्होंने संघर्ष किया। 1 साल बाद ये भीम आर्मी के शरण में आए। भीम आर्मी के अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण जी। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि निजीकरण के दौर में आप इसे जॉब दिलाने चले, मिल जाएगा सरकारी नौकरी? क्या निजीकरण के दौर में सरकारी नौकरी आप इसे दिला पाएंगे? क्यों नहीं दिला पाएंगे? ये जनता है, ये तो प्राइम मिनिस्टर बनाती है, ये चीफ मिनिस्टर बनाती है। इनके हितों की रक्षा ये खुद स्वयं कर सकते हैं, बस इनको बताने की देर है। बाबा साहब अम्बेडकर कहें गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेटियां स्वयं काट देगा। तो हमारा प्रयास है कि इनको बताएं कि ये पूरा तंत्र किसके लिए बना है, संविधान में अधिकार किसको मिले और अंतिम व्यक्ति की क्या ताकत है। जिस दिन इनको अपनी ताकत समझ आएगी तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि नौकरी इनके घर पे देने के लिए आएगी सरकार। इनका नियुक्ति पत्र चल के आएगा, वो भी कैसे, डाक से मांगना। लेकिन अभी शंभू जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि ये वही लोग हैं जो सरकार के समर्थन में थे, क्योंकि मैंने इनको कवर किया था पहले, तो सरकार के खिलाफ ये नहीं बोल पा रहे थे। क्या आपको लगता है कि फिर भी गलत चीज़ें ये है ना कि लोगों को अपने अधिकार नहीं पता है। सरकार कोई मालिक नहीं होती, सरकार तो बदलती रहती है। जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आएंगे, जिनसे छीने उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। इनको लगता है सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार आप पे कार्रवाई करेंगे, आपको नियुक्तियां देगी, जबकि सच ये नहीं है भाई। कोई आर्टिकल 19 जो है राइट टू प्रोटेस्ट देता है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और जिसने हनन किया उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से किसी कानून का वायलेशन होता है या सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है तो हम तो उसके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि हम जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। अभी क्योंकि ये बेरोजगार है, इनको लगता है कोई सरकार झूठा मुकदमा लगा दे कि नौकरी ना चली जाए, कभी अवसर ना मिले, ये डर रहे हैं। क्योंकि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा जाता। जिस दिन लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स को जान जाएंगे तब वो बताएंगे कि अधिकार किस तरह लिए जाते हैं। स्टार्टिंग में 1 साल पहले इन्होंने, और आज भी ये यहीं पे है। देश का युवा यही है। हिंदुत्व के नाम पे जिनका विकास होना था हो गया, जो ताकतवर होने थे उनका काम हो गया, लेकिन युवा यही है। और मैं समझता हूँ कि अगले साल भी इनको यहाँ ना रहना पड़े, इसलिए इनको लड़ना चाहिए और जो लड़ेगा वही जीतेगा। तो लोग ये भी कुछ टाइम पहले ये लोग प्रदर्शन इन्होंने किया था ज्वाइनिंग को लेकर, तो लड़कियों तक के कपड़े तक फाड़ दिए गए, इन लोगों को धमकी दी गई, पुलिस वालों ने खूब गंदा व्यवहार किया था। मैं ये बस इतना पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो पुलिस है वो किसके अंडरटेक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो किसके अंडरटेकिंग है पुलिस? जो होम मिनिस्ट्री के। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी की पार्टी से। पुलिस कौन क्या काम करती है? जो सरकार कहती है। सरकारी डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं? जो सरकार चाहती है। तो लाठियाँ किसने लगवाई? गृह मंत्री जी ने। किन पे लगवाई? बच्चियों पे। बच्चियाँ कौन है? इसी प्रदेश इसी देश की है। तो इन बच्चियों को पिटवाने वाले गृह मंत्री मुझे बताएं, क्या इनके नारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, उनमें ये रोजगार मांगने वाली बेटियां नहीं है क्या? और जहां जिस देश में बेटियों को पूजा जाता हो, जबकि सच तो है कि यहाँ बेटियों को तेजाब डाल के जलाया भी जाता है, यहाँ दहेज के नाम पे बेटियों को जलाया भी जाता है, उनको फांसी के फंदों पे मजबूर किया है झूलने के लिए। इसी देश में मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो खुलेआम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर एक मुंह से झूठ बोलते हैं, थोड़ी देर बाद उसी मुंह से जो है एक और झूठ बोलते हैं। कथनी करने में फ़र्क है आपकी। उस दिन मैं नहीं था, लेकिन आज मैं पूरे ईमानदार से कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस के लोग यहाँ जिसकी जो अपने आप को बलवान समझता है वो आज हमारी बहनों को लाठी मार के दिखाए। 1 साल में इससे कुछ नहीं हो पाया, अभी हो पाएगा। चाहे लखनऊ की बात कर लीजिए आप, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान की, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, पटना की बात कर लीजिए, छात्र रोजगार मांगते हैं, लाठियां बरसाती जाती हैं। तो इन सरकारों को, छात्रों को भी इन सरकारों से सचेत हो जाना चाहिए कि जो हक की आवाज़ उठाने पे, यानी कि अपने राइट्स मांगने पे आपको लाठी मारते हैं, वो आपके तो अपने नहीं है भाई। अगर आपके अपने होते, सोचिए अगर मैं अपने पिताजी से कुछ मांगता हूँ तो मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे थोड़ा ही। वो मुझे कहेंगे कि चलो कम है तो थोड़ा सा, बच्चे कम है तो तुम थोड़ा सा ले लो, या कहेंगे कि चलो तुम अपना हिस्सा ले लो। पीटेंगे थोड़ा ही। पीटने वाला कौन होगा? जो नहीं चाहता मैं अपने अधिकार ले लूँ। तो मैं समझता हूँ युवाओं को समझ आ रहा है कि 51% युवा अगर ये समझ जाएं कि ये सरकारें सिर्फ उनसे अपना चुनावी मकसद निकालती हैं, तो मैं समझता हूँ युवा अपने दम पे ताकतवर बनेंगे, और जब अपने दम पे ताकतवर बनेंगे तो परिवर्तन होगा। तो सर भी नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी सम्मान नहीं करते। जब किसी प्रदेश में इलेक्शन में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे बीजेपी के प्रचारक हों। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को तार किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। कौन मरेगा, दंगे में क्या होगा, नहीं मतलब है। आप फिर वो चुनावी माहौल सांप्रदायिकता मौलवी पे बना रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वहाँ लोग झगड़ेंगे नहीं। सर, अभी आपने कहा कि स्टूडेंट को या युवा को रोज सरकार यूज़ कर रही है वोट के लिए, आपका भी तो इसमें नाम आ सकता है? नहीं, मैं तो कर रहा हूँ यूज इनको, मैं कहीं झूठ थोड़ा कह रहा हूँ। मैं इनको यूज कर रहा हूँ इनके अधिकारों के लिए कि अपने अधिकारों के लिए लड़ें। सोचे ना ये यहाँ क्यों आए,
ये खुशी से आए यहाँ? नहीं आंदोलन में कोई अपनी मर्जी से बैठता है? क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनके भाई बहन माँ बाप नहीं है? क्या इनके कोई सपने नहीं है? क्या ये यहाँ क्यों हैं? क्या इनको अपने जीवन को जीने का अधिकार नहीं है? तो किसने इनको यहाँ बेबस किया, मैंने या सरकार ने? तो मैं इनको यूज नहीं कर रहा, मैं इनको सिखा रहा हूँ कि हक के लिए लड़ना पड़ता है। आवाज़ें तो और जो लड़ता है वही जीतता है, कभी नहीं जीता जो घर में पड़ा रहा हो। अगर ये सब बच्चे, जितने बच्चों को नौकरी चाहिए, जिस दिन वो सारे इकट्ठे होकर यहाँ बैठेंगे तो 5 दिन में मैं प्रधानमंत्री और देश की सरकार से नाक रगड़वा दूंगा। मैं इनसे पूछूंगा कि ये चाहते क्या है। अभी तो आज तो मैं इनके बीच आया इनके सुनने के लिए, आज हम लड़ने के लिए थोड़ा आए। लड़ने आते तो यहाँ पूरा बंद होता, जितने यहाँ बच्चे होते इतनी फोर्स होती। चंद्रशेखर ऐसे थोड़े आते हैं। आज तो हम अपनी बहनों से मिलने आए, सोचे अपनी बहनों से जाकर मिल आए, आज इनसे बात करेंगे वो जिससे सरकार पे दबाव बने, सरकार इनके हक अधिकार दे, और वो है अभी संसद का घेराव। सर किसानों को डेट तय करके बताएंगे। किसानों को 14 महीने लग गए दबाव बनाने। 14 महीने, 1 साल के करीब का समय था। 3 महीने सिर्फ पंजाब के लोग बैठे थे, बाकी 1 साल से पूरे देश के किसान बैठे थे। इनको भी 1 साल होने जा रहा है, उनकी भी मांग पूरी, उनकी भी हो जाएगी। मैं तो आशावादी व्यक्ति हूँ। 69 शिक्षक भर्ती जो थी उसमें भी हम लोग आशावादी थे। अब देखो सरकार ने कह दिया कि हम इनका हल निकाल रहे हैं, 1 हफ्ते में निकाल देंगे। मैं इन बच्चों को भी कहता हूँ आशावादी हो जाओ, और जो लोग घर बैठे हैं वो भी आ जाओ। एक डेट तय करो और बताओ कि युवा कितना ताकतवर है, क्रांति हो जाएगी। जिसकी वैल्यू होती है ना, उसका सम्मान होता है। 6 महीने के लिए अगर कोई जनप्रतिनिधि ना रहे अपने पद पे तो वहाँ उपचुनाव हो जाते हैं। अगर कोई मिनिस्टर ना रहे 6 महीने के लिए किसी पद पे तो वहाँ मंत्रालय अलॉट हो जाते हैं। इलेक्शन यहाँ 2 महीने के अंदर होने ही होने होते हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग भाग लेते हैं। लेकिन जहाँ सिर्फ अभ्यर्थी भाग लेते हैं ना, तो वो भर्ती 2 महीने में थी। SSC GD को ले लें तो 3 साल लगे, 18 से 21। कितने बच्चे तो ओवर एज हो गए हैं, कौन देगा जवाब? तो मैं समझता हूँ सरकार देना नहीं चाहती, इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए सब कुछ है। अगर अच्छे लोग होंगे जिनकी नीयत अच्छी होगी तो शायद परिवर्तन हो जाए। क्या अधिकारी कर्मचारी की जरूरत नहीं है? जनता परेशान होती है लाइन में खड़े हो, एक काउंटर है, फिर क्यों नहीं करती सरकार? सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको लगता है जनता परेशान होने के लिए ही है, और जनता की कोई औकात नहीं है। अगर जनता की कोई वैल्यू होती, यहाँ मानव मूल्यों की कदर होती, तो शायद लोगों के मरने पे नौजवान सुसाइड करते हैं, किसान सुसाइड करते हैं, सरकार को फर्क पड़ता है। यहाँ तो गाय के मरने पे बवाल हो जाते हैं। इंसानों की इतनी वैल्यू के नहीं होते। इनमें से किसी बच्चे को कुछ हो जाए, कौन जवाब देगा? लेकिन वोट तो इन्हीं लोगों के घर आते हैं ना, खाना खाते हैं आके। हाँ, तो ये इनको समझना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ बताने के लिए आया, बहुत जल्द मैं लड़ने के लिए आऊँगा। जिस प्रदेश का बजट होता है उस प्रदेश की जनता का टैक्स होता है, जो सभी सामान पे लगा। फिर प्राकृतिक रिसोर्स होते हैं, वो बजट होता है। उसी पैसे की योजना बना के जनता को देते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने आपको ये दिया, कमाल है, हमारा पैसा हमें देते हो। मैं समझता हूँ जनता तैयार नहीं, तैयार करने की जरूरत है, हम यही काम कर रहे हैं। आप तैयार करेंगे? मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर कोई अच्छी नौकरी होती तो शायद आप भी ये माइक पकड़ के ना बैठी होती, शायद आप भी कहीं नौकरी करके अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पर ले जा रही होती। तो युवा परेशान है, मजबूरी में वो क्या क्या काम करता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि युवा को उनका हिस्सा मिलना चाहिए और उनका रिप्रेजेंटेशन सभी जगह होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ना नौजवान विधायक बने, MP बने। जब सदन में रहेंगे तभी तो उन युवाओं के लिए बोलेंगे, जिन युवाओं को परेशानी। कितने MP हैं जो युवा हैं, गिने चुने लोग हैं। हमें हर जगह से नकारा गया, हमें अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हम तैयार हैं। बेरोजगारी का मुद्दा बनेगा ना? है मुद्दा, चुनाव में बनेगा। लेकिन नेताओं को लगता है कि वोट सिर्फ धर्म पे मिलते हैं, जाति पे मिलते हैं, और हिंदू उस पर मंदिर मस्जिद में मिलते हैं। और उन नेताओं को भी हम बताएंगे कि वोट कहाँ मिलते हैं। हम प्रयास करेंगे कि लोग अच्छी राजनीति करें, जिसमें देश और प्रदेश का विकास और लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते हों। सर, आपके बैनर पे लिखा हुआ है वर्दी दो या अर्थी दो, क्या देश के युवा की हालत ऐसी हो गई है? ऐसी ही है, विजय वीरगति के कगार पे हैं, तो विजय होंगे। धन्यवाद।